जय श्री राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड आपकी पढ़ाई जो है वो भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हमारा टॉपिक है न्याय फिलोसफी। इसके पहले जो है हम जो हमारी भारतीय दर्शन है, जो इंडियन फिलोसफी है, वो सांख्य फिलोसफी और वेदांता फिलोसफी कर चुके हैं, जो कि विद्या का ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है न्याय फिलोसफी यानी कि न्याय दर्शन। जो न्याय दर्शन है, ये छह जो हमारे आस्तिक दर्शन हैं, ठीक है, जो छह दर्शन है हमारे, उनमें से एक है। एंड इट वाज फाउंडेड बाय द अक्षपद गौतम, यानी महर्षि गौतम जो है इसके फाउंडर हैं, जिन्हें हम गौतम ऋषि भी कहते हैं। द फाउंडेशनल टेक्स्ट इज द न्याय सूत्र, और इसका जो मेन जो आधार है उसे न्याय सूत्र कहा जाता है। अब न्याय क्या होता है? न्याय मीन्स होती है जस्टिस, ठीक है, जस्टिस यानी कि न्याय, लॉजिक, तर्क, रीजनिंग, तर्क एंड द करेक्ट मेथड ऑफ थिंकिंग, यानी कि एक न्यायपूर्ण तरीके से सोचने का तरीका, उसे क्या कहते हैं? न्याय। न्याय इज रिगार्डेड एज द साइंस ऑफ लॉजिक एंड क्रिटिकल इंक्वायरी अबाउट इट्स प्रोवाइड सिस्टमैटिक मेथड फॉर अराइविंग एट वैलिड नॉलेज थ्रू रीजनिंग एंड एविडेंस। कि न्याय का मतलब होता है कि साइंस ऑफ लॉजिक, ठीक है, क्या है? तर्क का एक विज्ञान है। एक क्रिटिकल इंक्वायरी है, जो हमें क्या प्रोवाइड करती है कि किस तरह से एक वैलिड यानी कि एक वैध ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है, किसके द्वारा? थ्रू रीजनिंग और इविडेंस, यानी कि आपके कारण और उसके एविडेंस, सबूतों के आधार पर आप किस तरह से जो है एक वैध नॉलेज को प्राप्त कर सकते हो। न्याय जो फिलोसफी होती है, ये एम्फेसाइज देती है लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या होती है? तर्कपूर्ण सोचना, यानी कि विचार विमर्श करना, अच्छे बुरे को ध्यान में रखकर। क्रिटिकल रीजनिंग यानी कि आलोचनात्मक एनालिसिस करना। हर चीज के बारे में हमें हमेशा पॉजिटिव ही नहीं सोचना, नेगेटिव भी नहीं सोचना होता है। हमें क्या होना, दोनों पक्ष को लेके चलना है। अगर आप कोई भी कदम उठाने जा रहे हो तो उसके पॉजिटिव क्या इफेक्ट होंगे और नेगेटिव क्या इफेक्ट, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल रीजनिंग, यानी कि आलोचनात्मक जो है आपको तर्क रखना है अपना, हमेशा एक ही पक्ष की तरफ फॉलो नहीं करना है। साइंटिफिक एटीट्यूड रखना है। वैलिड नॉलेज होनी चाहिए, जो आपके पास प्रमाण है, जो सबूत है, वो कैसे होने चाहिए? वैलिड होने चाहिए, वैध होने चाहिए। इलिमिनेशन ऑफ इग्नोरेंस, और अज्ञानता को आपको क्या करना है? दूर करना है। और इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन यानी कि बौद्धिक अनुशासन को भी आपको फॉलो करना है। तो जो न्याय फिलोसफी है वो इन सभी कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देती है। फाउंडर्स कौन है बता चुकी हूँ, गौतम है। मेन टेक्स्ट क्या है? न्याय सूत्र है। आस्तिक स्कूल है। और नेचर क्या है इसका? ये रियलिस्टिक और लॉजिकल फिलोसफी है, यानी कि वास्तविक और तार्किक चीजों को ये मानती है। अब मीनिंग ऑफ न्याय क्या है? मीनिंग का मतलब वो रूल, जस्टिस, रीजनिंग, करेक्ट मेथड ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। की संस्कृत वर्ड न्याय का मतलब होता है कि रूल यानी कि शासन, ठीक है, जस्टिस न्याय, लॉजिकल रीजनिंग, जो आपको मैं भी बता चुकी हूँ। तो न्याय का मतलब क्या है? कि साइंटिफिक तरीके से आपको वैलिड नॉलेज तक पहुंचना है। न्याय टीचेस दैट ट्रुथ शुड नॉट बी एक्सेप्टेड द ब्लाइंडली। न्याय कहता है कि आपको कभी भी जो सत्य है उसको ब्लाइंडली यानी कि अंधविश्वासी होकर नहीं अपनाना है। एवरी स्टेटमेंट मस्ट बी एग्जामिन थ्रू, कि जो भी स्टेटमेंट है वो आपको क्या करनी चाहिए? उसकी जांच करनी चाहिए। और जांच कैसे करनी चाहिए? थ्रू द ऑब्जर्वेशंस, एविडेंस, रीजनिंग और लॉजिकल एनालिसिस, यानी इन सभी मेथड्स के थ्रू आपको क्या करनी है? कि जो भी आपको नॉलेज मिली है उसको आपको क्या करना है? कि वो नॉलेज वैलिड है, ठीक है, या इनवैलिड है, इस चीज को भी आपको आइडेंटिफाई करना है इन सभी मेथड्स के थ्रू। दस न्याय प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग रेदर देन द ब्लाइंड बिलीफ। ये जो अंधविश्वासी विश्वास होता है ना, कि अंधा विश्वास होता है, उसकी जगह पे क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करता है कि पहले सोचो फिर बोलो, ठीक है। किसी भी चीज को जो है हर तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद ही आपको जो है उसके परिणाम तक पहुंचना चाहिए। अब मेटाफिजिक्स क्या कहता है? मेटाफिजिक्स यानी कि रियलिटी, थ्योरी ऑफ रियलिटी। न्याय जो दर्शन है वो रियलिटी किसको मानता है? ये कहता है द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज रियल, कि जो एक्सटर्नल वर्ल्ड है, जो बाहरी संसार है, वही क्या है? रियल है। ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर माइंड, कि जो वस्तुएं होती है ना, वो स्वतंत्र रूप से हमारे माइंड में जो है उनका अस्तित्व है। गॉड यानी ईश्वर एग्जिस्ट एज द क्रिएटर एंड गवर्नर ऑफ द यूनिवर्स, और जो भगवान है वो क्या करता है? इस यूनिवर्स को गवर्न करने वाला है और इसको बनाने वाला है। सोल इज इटर्नल, सोल क्या है? इंटरनल है, आंतरिक है।
एवरी सोल एक्सपीरियंस प्लेजर पेन बिकॉज ऑफ कर्मा। उन्होंने कहा कि हर आत्मा को जो है ना सुख दुख का अनुभव होता है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ द कर्मा, जैसे आप कर्म करोगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपको, आपकी आत्मा को जो है सुख और दुख का अनुभव भी होता है। लिबरेशन यानी कि मोक्ष यानी मुक्ति इज द फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। उन्होंने कहा है मुक्ति क्या है? एक ऐसी स्वतंत्रता है जो कि आपको क्या कहती है? सफरिंग, दुखों से आजादी दिलाती है। कि जब आप मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हो तभी इसका मतलब है कि आपने जो भी सफरिंग थी आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम थी, उन सभी से मुक्ति प्राप्त कर ली है। न्याय इज देयर फॉर कंसिडर ए रियलिस्टिक फिलोसफी। उन्होंने कहा है न्याय क्या है? एक रियलिस्टिक फिलोसफी है, एक यथार्थवादी दर्शन इसको कहा गया है। नॉलेज क्या है? न्याय जो है देखिए चार नॉलेज को मानता है, ठीक है। नॉलेज क्या होती है? जो वैलिड नॉलेज है, जो प्रमाण है, जो सब सही है, जो इग्नोरेंस को रिमूव करती है। इन्होंने यहाँ पे जो है चार प्रमाण को माना है सोर्स ऑफ वैलिड। पहला होता है प्रत्यक्ष, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। प्रत्यक्ष क्या होता है? परसेप्शन, जो कि आप सेंसेस के थ्रू गेन करते हो, देख करके, सुन करके, टच कर करके। सीइंग ए ट्री, हियरिंग म्यूजिक, टचिंग ए आइस, यानी जो आप अपनी इंद्रियों के थ्रू जो है प्राप्त कर रहे हो उसको कहते हैं हम प्रत्यक्ष ज्ञान, जो आपको विजिबल है, फील कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है आपका अनुमान। अनुमान इन्फेरेंस, जिसे आप थ्रो रीजनिंग करते हो, ठीक है। स्मोक इज सीन्स देयरफॉर फायर एग्जिस्ट, यानी कि आप उसका क्या करें? अनुमान लगा रहे हो कि भाई कहीं पे आग लगी हुई है, धुआं देख करके, धुआं से देख के स्मेल आ रही है तो कोई स्मोकिंग कर रहा है। वो क्या है? इन्फेरेंस, यानी कि अनुमान लगाना। दूसरा, तीसरा क्या है आपका? उपमान, यानी कि कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? तुलना करना, ठीक है, दो चीजों के बीच में। यानी कि क्या करना है? हम कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में कंपेयर करना, उसे कहते हैं उपमान या कंपेरिजन। और फोर्थ है आपकी शब्द या वर्बल टेस्टिमोनी, कि जिस ज्ञान को आप किसके थ्रू लेते हो? ट्रस्टवर्दी पर्सन, जो विश्वास योग्य पर्सन होते हैं, ऑथेंटिक टेक्स्ट होते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो एक तरफ से आपके आधिकारिक जो टेक्स्ट होती है, यानी कि जो आपकी वैलिड बुक्स होती है, जहां पे रिटर्न जो भी ज्ञान में लिखा हुआ है वो क्या है? वैलिड है, प्रमाणित है, ठीक है। उससे जो भी ज्ञान करे, यानी शब्दों के थ्रू जो आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, शब्दों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उसको ही हम शब्द या वर्बल टेस्टिमोनी जो है कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एम ऑफ एजुकेशन की बात न्याय फिलोसफी कहती है। एम ऑफ एजुकेशन कैसे होने चाहिए? यानी कि जो आपके शिक्षा के उद्देश्य हैं वो कैसे होने चाहिए? शिक्षा के उद्देश्य, हर फिलोसफी अपनी अलग बात करती है। ये कहती है डेवलप द करेक्ट नॉलेज, शिक्षा के उद्देश्य ऐसे होने चाहिए कि जो सही ज्ञान को डेवलप करे, सही ज्ञान का विकास करे। इलिमिनेट द इग्नोरेंस, और अज्ञानता को दूर करे। कल्टीवेट लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग, साथ साथ में बच्चों के अंदर तार्किक और एक वैज्ञानिक सोच को भी जो है उत्पन्न करे। डेवलप द मोरल करेक्टर, ठीक है, और क्या करे? आपका मोरल जो करेक्टर, चरित्र निर्माण भी अच्छा करे। ट्रेन लर्नर इन रीजनिंग एंड एनालिसिस, साथ साथ में जो भी आपके लर्नर्स हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उनके अंदर तर्क और विश्लेषण करने की क्षमता भी होनी चाहिए। प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर द रेस्पॉन्सिबल ऑफ द सोशल स्किल्स, साथ साथ में बच्चे को जो भी समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी है उसको निभाने के लिए भी तैयार करे। और अचीव मोक्ष थ्रू ट्रू नॉलेज, और सत्य ज्ञान या वास्तविक ज्ञान के थ्रू वो मोक्ष की प्राप्ति भी करे। यानी कि इस तरह की एजुकेशन दी जाए कि ये सभी क्वालिटीज क्या है? ये सभी क्वालिटीज एक बच्चे के अंदर, यानी कि एक लर्नर के अंदर डेवलप होनी चाहिए, ठीक है। करिकुलम में इन्होंने क्या किया है? एक बैलेंस करिकुलम, जहां पे आपको एक बैलेंस करिकुलम देखने के लिए मिल जाए, वहां पे आपकी सभी स्ट्रीम को इन्होंने फॉलो करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। अब इंटेलेक्चुअल फिलोसफी की अगर हम बात करें, यानी बौद्धिक सब्जेक्ट कौन से होंगे जहां पे माइंड ज्यादा यूज होगा? लॉजिक, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, साइंस एंड ग्रामर, ठीक है। इसको बोला है। मॉरल सब्जेक्ट में आपके क्या हो गए? इथिक्स, रिलीजन, करेक्टर। प्रैक्टिकल में आपके क्या हो गए? एग्रीकल्चर, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। व्यवहारिक यानी कि जिसमें आपको मेहनत करनी है, क्राफ्ट आर्ट होगी। लैंग्वेज में आपकी भाषाएं होगी है। तो यानी इन्होंने कहा है कि बैलेंस करिकुलम का मतलब ये है कि जो लर्नर है ना, वो लर्नर क्या करेंगे? लर्नर अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट, जो भी उनका इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं सब्जेक्ट्स को। भाई जिसका जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, चाहे वो उनका प्रैक्टिकल हो, मॉरल हो, लैंग्वेज हो, किसी भी सब्जेक्ट को वो चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि मेथड ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए। अब ये कहते हैं कि रेशनल और इविडेंस टीचिंग मेथड होने चाहिए।
कि टीचिंग मेथड जो भी शिक्षण विधियां आप अपना रहे हो ऐसी हो, एक तो जो भी उनका सबूत हो, एविडेंस हो, आपके पास प्रमाण हो, और साथ साथ में वो तर्क करने वाले भी हो कि जो भी आप करोगे उनका रिजल्ट जो है वास्तव में निकल के आएगा। तो पहला उन्होंने बोला है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है? डायरेक्ट परसेप्शन, जिसमें हम दूसरों को देख करके चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, सुनी सुनाई पढ़ी लिखी नहीं, दूसरों को देख करके उसका अवलोकन कर रहे हैं कि उसका व्यवहार कैसा है, तो हमें इस तरह से पढ़ाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की एक लैब के अंदर क्या कर रहा है, एक टीचर आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा है और बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? डायरेक्ट परसेप्शन है कि टीचर आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक करके दिखा रहा है और बच्चे उसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि टीचर ने किस किस टाइम जो है कौन कौन से जो मिक्सचर्स को यूज किया है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, टीचर क्या करेगा वहां पे? डेमो दिखाएगा। सपोज कीजिए बच्चे को लेक्चर देना है किसी भी जो है फॉरेस्ट का देना है, फॉरेस्ट एनिमल का देना, वो फॉरेस्ट एनिमल को उठा के ला नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा? फॉरेस्ट से रिलेटेड एक डेमो क्रिएट करके लाएगा जो वास्तव में क्या लगेगा? रियल लाइफ जैसा लगेगा, यानी रियल फॉरेस्ट जैसा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो है एक डेमो दे करके भी वो उसको करा सकता है। क्वेश्चन आंसर मेथड क्या करेगा? बच्चे इनकरेज होंगे टू आस्क द क्वेश्चंस। क्वेश्चन आंसर मेथड में बच्चे क्या करेंगे? उनको इंकरेज किया जाएगा कि दे कैन आस्क द क्वेश्चंस वट एवर कम टू देयर माइंड, जो भी उनके माइंड में आता है वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जिससे बच्चों के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग, एक्टिव लर्निंग और बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड क्या होते हैं? स्टूडेंट एक्सचेंज द आइडिया, वहां पे वो क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं, डिस्कस अपने थॉट्स को, आइडियाज को, जो भी उनके माइंड्स में आ रहे हैं। ठीक है, ऑल द क्लास में, क्लासमेट हो सकते हैं साथ में, टीचर्स भी हो सकते हैं साथ में, तो उनके साथ क्या करते हैं? वो डिस्कस करते हैं, और डिस्कस करेंगे तो उनके अंदर रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो जाएगी, इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी हो जाएगी, वो अपने विचार रख सकते हैं। इंडक्टिव मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो हर किसी में पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो हर किसी में पूछे जाते हैं। इंडक्टिव क्या होता है? इंडक्टिव जो होता है पर्टिकुलर टू जनरल जाता है। ये याद रखो। और इसके अपोजिट जो होता है वो आपका डिडक्टिव होता है। इंडक्टिव में सबसे पहले हम पर्टिकुलर चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम जनरल प्रिंसिपल तक जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग द सेवरल एग्जाम्पल बिफोर ड्राइविंग अ रूल्स। उन्होंने कहा कि आपको सपोज कीजिए ग्रामर पढ़ाना है, नाउन पढ़ाने हैं आपको बच्चों को, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप बच्चे को जो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दोगे, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखोगे, समझाओगे, देन आप उसके रूल पे जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पर्टिकुलर टू आप जनरल तक जा रहे हो। और डिडक्टिव रीजनिंग में हम जनरल टू स्पेसिफिक कंक्लूजन तक जाते हैं, जो कॉमनली यूज किया जाता है आपका मैथमेटिक्स और लॉजिक में। यानी पहले यहाँ पे क्या दिया जाएगा? रूल्स दिए जाएंगे, देन उसके बाद एग्जाम्पल्स को प्रेजेंट किया जाएगा। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करते हैं? हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके बच्चा टीचर्स दिखाएगा और बच्चे उसको सीख सकते हैं, जिसमें हम साइंस हो गया, रिसर्च हो गया, प्रैक्टिकल जो आपका वर्क है। अब रोल ऑफ टीचर क्या है? अकॉर्डिंग टू न्याय फिलोसफी, टीचर शुड बी लर्नड, क्योंकि टीचर का जरूर नहीं है कि भाई टीचर बन गया तो नहीं, टीचर हमेशा ऑलवेज एक लर्नर होता है। ठीक है, वो हमेशा सीखता रहता है, बच्चों को भले ही पढ़ाता है लेकिन साथ में वो सीख भी रहा है। लॉजिकल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, morally upright होना चाहिए, स्किल इन रीजनिंग, पेशेंस, गाइड एंड फैसिलिटेटर भी होना चाहिए। A teacher should encourage student to think independently rather than the memorize blindly, कि स्वतंत्रता पूर्वक सोचिए, ना कि अंधविश्वासी होकर के जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ उसको मान लीजिए। नहीं, आपको बच्चों के टीचर को कैसा बनाना है कि वो इंडिपेंडेंटली सोच सके और अपने विचारों को रिप्रेजेंट कर सके। रोल ऑफ द स्टूडेंट्स कैसा होना चाहिए? एक बच्चा क्यूरियस होना चाहिए जानने के लिए, हमेशा उसके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, ये चीज ऐसे है तो कैसे हुई है। डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्पेक्ट करने वाला होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, कि अगर टीचर आपको कुछ पढ़ा रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है, तो उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छी हो कि टीचर्स को एक बार देख करके ही वो सीख जाए। एनालिटिकल एबिलिटी होनी चाहिए, किसी भी चीज का विश्लेषण करने की एबिलिटी होनी चाहिए। और डिजायर फॉर ट्रूथ, और हमेशा सत्य को जानने की उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए। स्टूडेंट्स वुड वेरीफाई द फैक्ट थ्रू रीजनिंग एंड एविडेंस, और एक विद्यार्थी को जो भी तथ्य हैं उनको तर्क और प्रमाणों के आधार पर ही सत्य मानना चाहिए, कि अगर किसी चीज का कोई प्रमाण है, एविडेंस है, सबूत है, तभी उसको सत्य मानना चाहिए, अदरवाइज उस पर ब्लाइंड फॉलो नहीं करना
चाहिए। डिसिप्लिन कैसा हो? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, मॉरल कंडक्ट, रिस्पेक्ट फॉर टीचर, रेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड गुड हैबिट्स, यानी कि ये सभी आदतें एक बच्चे के अंदर डेवलप होना चाहिए। एंड डिसिप्लिन शुड अराइज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग नॉट द फियर्स। उन्हें का अनुशासन ना समझ से होना चाहिए, ठीक है, ना कि डर की वजह से। डर से अनुशासन कुछ समय रह सकते हो, लंबे समय तक या पूरी लाइफ टाइम नहीं रह सकते, लेकिन जब आप अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसिप्लिन को फॉलो करते हो तो वो पूरी लाइफ टाइम आपके साथ ही रहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है? नया फिलोसफी कहती है लर्निंग क्या है? एक्वाजिशन ऑफ वैलिड नॉलेज, एक सही ज्ञान को सीखना। डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग, ठीक है, तर्क का विकास होना। रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, यानी कि जो आपकी अज्ञानता है उसको दूर करना। ग्रोथ ऑफ जजमेंट, ठीक है, जजमेंट करने की, जांच परख करने की आपके अंदर जो है ग्रोथ होनी चाहिए। और साइंटिफिक इंक्वायरी, लर्निंग क्या है? एक जो है वैज्ञानिक तरीके से खोज करने की भी एक पद्धति है। यानी कि लर्निंग में क्या है? केवल एक लर्निंग का मतलब सीख लेने था, लर्निंग के अंदर ये सारी क्वालिटीज भी होती है कि चाहे वो नॉलेज हो, रीजनिंग हो, इग्नोरेंस को रिमूव। जब आप चीजें नई नई सीखते हो तो क्या होती है? अज्ञानता दूर होती है ना, जिन चीजों को आप पहले नहीं जानते थे, आप मिस्टेक्स करते थे, सीखने के बाद आपकी मिस्टेक्स क्या होती है? खत्म होती चली जाती है। अब न्याय फिलोसफी ने कुछ एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है अपना योगदान दिया है। ये क्या करती है? प्रमोट द लॉजिकल थिंकिंग। न्याय फिलोसफी क्या करती है कि जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग है उसको प्रमोट करती है। इनकरेज साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चों के अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी इनकरेज करती है। सपोर्ट एविडेंस बेस्ड लर्निंग, ये कहती है कुछ भी सीख रहे हो पहले उसका एविडेंस लो भाई, तभी उसको एक्सेप्ट करो कि सही है। एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करती है। इनकरेज द क्वेश्चनिंग, बच्चों से इनकरेज करती है आस्क द क्वेश्चंस, जो भी माइंड में आ रहा पूछिए। स्ट्रेंथन द रिसर्च स्किल्स, और बच्चों के अंदर जो भी उनकी शोध की जो स्किल है, जो कौशल है, उनको भी एक ताकत प्रोवाइड करती है, एक मजबूती प्रदान करती है कि आप उनको जब तक स्ट्रेंथ नहीं करोगे तो रिसर्च स्किल आगे बिल्डअप नहीं होगी। इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग, बच्चों के अंदर जो है डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी करती है। कि जब तक देखिए डिसीजन मेकिंग पावर तब तक नहीं आएगी जब तक आप बच्चों को ये चीज नहीं कर लोगे, जब तक आपके पास एविडेंस ना हो, वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज नहीं हो, तब तक किसी भी चीज को जो है एक्सेप्ट मत करो कि वो सही नॉलेज है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी बिल्डअप हो जाएगी, वो हर चीज को एक्सेप्ट करने से पहले डिसीजन लेगा, सोचेगा, एनालाइज करेगा एंड देन फाइनली उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा। एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन एजुकेशन, साथ ही साथ में जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा आलोचनात्मक थिंकिंग है उसको भी एक आधार प्रोवाइड करता है। तो न्याय फिलोसफी मेनली जो है कहती है कि न्याय आप तभी कर सकते हो जब आपके पास एक तो वैलिड नॉलेज हो, ठीक है, वैलिड नॉलेज हो, और साथ साथ में क्या हो? उस नॉलेज के लिए आपके पास एविडेंस भी होने चाहिए, ठीक है। तो इन चीजों को फॉलो करता है, लॉजिक को फॉलो करता है, रीजनिंग को फॉलो करता है। तो ये न्यायिक फिलोसफी कहती है कि न्याय तब तक न्याय नहीं है जब तक उसमें ये सभी क्वालिटीज नहीं हो। आई होप आपको जो है न्याय फिलोसफी समझ आई हो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि देखिए विद्या का ज्ञान पे आपको जो है सीडीपी की ऑल वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है, जो कि एसटेट, यूपीटेट, सीटेट के लिए काफी बेनिफिशियल है। एंड एनटीए, नेट एजुकेशन, एजुकेशन के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनका सिलेबस, नेट से रिलेटेड ही सारा सिलेबस होता है, इससे बाहर कुछ नहीं होता। जो भी टॉपिक्स होंगे वो हमारी जिम्मेदारी कराने की, वो सभी वीडियोस भी हम आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।